नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली पीसीएस पर। आज से देखिए हम लोग घटना सार शुरू कर रहे हैं। ये जो 6 महीने की अर्धवार्षिकी आई है, इसको देखेंगे। तो ये देखिए जनवरी से लेके आपकी जून तक है, जो करंट अफेयर है 2024। तो ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जो लोग पीसीएस देते हैं, और जान लीजिए अदर स्टेट भी जितने एग्जाम है इस बीच में, चाहे बिहार हो चाहे उत्तराखंड हो, तो इन सब के लिए ये इंपॉर्टेंट है। और कुछ आपके पास इतना सोर्स भी नहीं है, और सबसे ज़्यादा आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये या फिर घटना चक्र, तो दो करंट की मैगजीन अच्छी रहती है काफ़ी, तो इनको कवर करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसमें देखिए हम लोग जो जो इम्पोर्टेंट है वो पढ़ेंगे, और देखिए क्या कैसे पढ़ना है, इन सब के सवाल आपको जवाब मिल जाएंगे। और क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो चीज़ों पे हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे, और क्या 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 आपको खोजना है इनके साथ में, वो सारी चीज़ें भी हम लोग देखेंगे। क्योंकि क्वेश्चन रहता है हम लोग कैसे पढ़ें इसको, तो वो हम इसमें हर चीज़ को देखेंगे। तो लगभग आपका 1 घंटे का वीडियो होने वाला है। हम इसमें राष्ट्रीय घटनाओं को देखेंगे जो अर्धवार्षिक 6 महीने की। तो इसको आज खत्म कर देंगे, फिर आप बताइएगा कैसा आपको वीडियो लगा। और इसकी पीडीएफ देखिए ओनली पीसीएस टेलीग्राम चैनल है, उस पर मिल जाएगी, और आप ये तो मार्केट में आप खरीद सकते हैं। काफ़ी अच्छा ये रहता है कंटेंट इसका। तो चलिए शुरू करते हैं। और जो भी हमारी आंसर राइटिंग वगैरह से मेंस के जो चल रहा है उनसे जुड़ सकते हैं। इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए 8527434727 पे। तो नोट्स चाहिए मेंस के, या आपको आंसर राइटिंग करनी है, क्रैश कोर्स वगैरह सब कुछ आप इस पर ले सकते हैं। पेपर हैं, पुराने PYQ हैं मेंस के सॉल्व, तो ये यूनिक चीज़ें हैं, आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो ये आप कांटेक्ट करके ले सकते हैं इस पर। तो चलिए शुरू करते हैं इसमें। देखिए पहला टॉपिक है 18वीं लोकसभा चुनावों के बाद नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। तो इसमें इंपॉर्टेंट तो देखिए सबसे पहले तो ये कौन सी लोकसभा है, वो है 18वीं। याद रखिएगा कौन सी है, 18वीं लोकसभा चुनाव थे ये। और इसमें देखिए ये हाईलाइट करते चलते हैं हम लोग, तो इससे ये रहेगा। तो ये कौन सी 18वीं लोकसभा, और ये जानते हैं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए की जीत हुई है इसमें। ये सब देखना है हमें। देखिए 9 जून कब हुआ ये, 9 जून 2024 को लगातार तीसरी बार ये प्रधानमंत्री बने हैं। इससे पहले आप जानते हैं, इससे पहले जवाहरलाल नेहरू लगातार 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। कार्यकाल 1952, 57 और 62 रहा इनका। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। बाकी ये हटा दीजिए, और चीज़ें जो दी गई हैं ये हटा दीजिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये हो गया 18वीं में। और कितनी सीटें जीती हैं ये आप जानते हैं, 293 सीटें जीत के बहुमत का आंकड़ा ये पार किया इन्होंने। लेकिन जान लीजिए ये जो भारतीय जनता पार्टी है, और एनडीए में तो काफ़ी सारे दल आते हैं, इनको इस भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण समर्थन नहीं मिला। 240 सीटें मिली हैं। अब आपके लिए देखिए इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, ये जो भारतीय जनता पार्टी है, आपको अब इसमें पढ़ना कैसे है कि इसका बीजेपी का गठन कब हुआ है। गठन देखिए इसका 1980 में हुआ है। और वहीं हम बात करें एनडीए की, यानी जो एनडीए का गठन कब हुआ है, तो ये 1998 में इसका गठन हुआ है। तो ये चीज़ें देखिए साइड में आपको ये पता होनी चाहिए, क्योंकि ये यहीं से इसी तरीके से प्रश्न बना रहा है। और देखिए एक तरीके से प्रश्न इसमें नहीं दिया, लेकिन आपको बताएंगे भी और तैयार भी करना है क्या बन सकता है। पहले इसको फिनिश कर देते हैं। तो देखिए 9 जून को शपथ लिया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, शपथ दिलाई है। और ये 20वें प्रधानमंत्री होंगे। कौन से होंगे, 20वें प्रधानमंत्री बने हैं ये स्वतंत्र भारत के। और 30 नेताओं को कैबिनेट मंत्री बनाया इन्होंने। और बाकी देखिए स्वतंत्र प्रभार और ये सब ज़्यादा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए इनके शपथ जो ग्रहण समारोह था, उसमें देखिए ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है कि नेबरहुड पॉलिसी और सागर विजन के तहत पड़ोसी देशों के नेताओं को इन्होंने इन्वाइट किया। इनमें कौन कौन है, तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है शेख हसीना, श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं रोनिल विक्रमासिंघे, भूटान के प्रधानमंत्री हैं शेरिंग टोबगे, और सेशेल्स के हैं उपराष्ट्रपति अहमद अफीफ, और मालदीव के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मुइज्जू, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद्र जगन्नाथ, और नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट। यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है, तो आप यहाँ पे 5 स्टार लगा लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, यहाँ से बना सकता है कि इनमें से प्रश्न पूछ सकता है कि इनमें से कौन शामिल नहीं हुए थे। और देखिए मेंस के दृष्टिकोण से ये सागर विजन और नेबरहुड पॉलिसी जब भी आपसे पूछा जाए तो इनको कोट करने की कोशिश करिए कि हाल ही में पड़ोसी प्रथम या ये नेबरहुड पॉलिसी और सागर विजन के तहत देखिए शपथ ग्रहण समारोह में पड़ोसियों को ज़्यादा वो दिया गया है इसमें। तो इस तरीके से आप इन चीज़ों को भी देखिए कि मेंस में क्या क्या आप डाल सकते हैं यहाँ से। तो ये 2 पॉइंट मेंस के निकल आए आपसे। ठीक है, आगे देखते हैं। और देखिए ये आपके लिए हटा दीजिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है सब कुछ, है ना। अब इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, तो देखिए ये है आपका कि इसमें कुल मंत्रियों की संख्या कितनी है मंत्रिमंडल में, तो इसमें कुल 71 मंत्री शामिल किए गए। कुल कितने इस बार मंत्रियों की संख्या 71 है। और देखिए इसमें 7 महिला मंत्री हैं। कितनी है, 7 महिला मंत्री हैं, जिनमें 2 कैबिनेट और 5 राज्य मंत्री हैं। तो ये याद रखिए, यहाँ से प्रश्न बना सकता है कुल कितनी महिला मंत्री हैं, तो 7 हैं। और 33 ऐसे मंत्री हैं जिन्हें पहली बार मंत्री पद मिला है। ठीक, तो यहाँ तक ये चीज़ हटा दीजिए, इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। बाकी ये हटा दीजिए, ठीक है। और ये भी आप देख लीजिए सूचना के लिए, हालांकि आपको पता ही होगा ये सब, तो ये याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार नज़र डाल सकते हैं पीडीएफ पे, वो आपको मिल जाएगी। तो ये सब इतना सब एग्जाम में देखिए यहाँ से प्रश्न नहीं बनाता है, तो ये ज़रूरी नहीं है आपके लिए, तो ये हटा सकते हैं आप। तो बाकी आगे देखते हैं। आगे देखिए 18वीं लोकसभा का चुनाव, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट तथ्य हैं वो देखते हैं। तो ये देखिए ये जो हुआ 19 अप्रैल से 1 जून के बीच में 7 चरणों में ये हुआ था।
अब इसमें चुनाव आयोग है, तो देखिए मेंस के लिए या प्री के लिए आप चुनाव आयोग के बारे में थोड़ा सा जान लीजिएगा, गठन कब हुआ, कैसे क्या है, वो सारी चीज़ें। और ये 4 जून को मतगणना संपन्न हुई है। एनडीए ने लगातार तीसरे कार्यकाल में, तो ये सब आपको पता ही होगा, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए जितना ये दे रखा है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न नहीं बनेगा। और देखिए तो इसमें क्या क्या है इंपॉर्टेंट, और देखते हैं इसमें। तो ये बाकी देखिए ये चीज़ें हैं, तो इसको कितनी मिली है सीटें, ये सारी चीज़ें देख लीजिए। 240 इसको ऊपर याद करिएगा, तो 1-2 को याद कर लीजिए ऊपर वाले को, बाकी ये जरूरी नहीं है, ये आपसे नहीं पूछेगा ज़्यादातर। कांग्रेस को कितनी मिली है ये आप मैचिंग में मुख्य दलों को दे सकता है, कांग्रेस है, बीजेपी है, समाजवादी पार्टी है, तो इस तरीके के 3-4 आप याद कर लीजिए, ठीक है। बाकी और कोई ज़रूरी नहीं है, हटा दीजिए इनको। आगे देखते हैं। अब इसमें कुछ तथ्य हैं 18वीं लोकसभा से संबंधित, जैसे सूरत निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के मुकेश दलाल निर्विरोध निर्वाचित हुए सूरत निर्वाचन क्षेत्र से, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में कौशाम्बी निर्वाचन क्षेत्र है, इससे समाजवादी पार्टी के पुष्पेंद्र सरोज 18वीं लोकसभा के सबसे युवा सांसद हुए हैं। तो पूछ सकते हैं सबसे युवा सांसद पुष्पेंद्र सरोज, वो भी यूपी से हैं, तो यूपी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। 25 वर्ष इनकी आयु, 25 वर्ष 3 माह। और ये देखिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हटा दीजिए। हाँ ये आप देख सकते हैं, इसमें भाजपा के ये शंकर लाल वाणी, क्या नाम है, शंकर लाल वाणी, ये क्या है, इंदौर से रिकॉर्ड बहुमत से जीते हैं, यानी 11,75,000 मतों से ये इनकी जीत हुई है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और देखिए और हटा दीजिए, इसमें आपके लिए ज़रूरी नहीं है। ये वाली चीज़ें देख सकते हैं कि देखिए ये इसमें टोटल 74 महिलाएं शामिल हुई थी 18वीं लोकसभा निर्वाचन में। 543 महिलाओं में से कितनी है टोटल हुई है, तो 74, जबकि पिछली वाली जो 17वीं थी उसमें संख्या कितनी थी निर्वाचित सांसदों की, जो महिला सांसद हैं उनकी 78 थी, तो 78 से अब कितनी रह गई है, 74, यानी महिला जो सांसदों की संख्या में गिरावट हुई है, 4 कम हो गई हैं 17वीं से 18वीं में। तो टोटल कितनी महिलाएं, 74 है, पिछली में 78 थी, तो ये याद रखिए। 74 में से ये देख लीजिए 30 तो भाजपा से हैं, 14 कांग्रेस से, 4 सपा, 11 टीएमसी, तो आदि आदि देख सकते हैं। ये अलग अलग नहीं पूछेगा, लेकिन आपसे ये आंकड़ा पूछ सकता है, या मेंस में आप डाल सकते हैं कि महिला सांसदों की संख्या में गिरावट हुई है, जबकि आपका विधेयक आपका लागू होने वाला है, संसद से पारित हो ही गया है ना, तब भी ये गिरावट देखने को मिल रही है कि अलग अलग दलों ने इसको महत्व नहीं दिया है। और देखिए ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि नोटा, यानी एमपी में नोटा के लिए कितने 2,18,674 मत इंदौर निर्वाचन क्षेत्र में पड़े, ये एक रिकॉर्ड है। तो कहाँ से पड़े हैं, इंदौर निर्वाचन क्षेत्र से 2,18,000, ये रिकॉर्ड बनाइए, तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है, पूछ सकता है, ठीक है। और आगे इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो बाकी तो हटा दीजिए, ये ज़रूरी नहीं है ना, ये सब जानते ही होंगे, राहुल गांधी कहाँ से क्या, तो ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है आपका। बाकी ये देख सकते हैं, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 18वीं लोकसभा के जो प्रोटेम स्पीकर हैं, प्रोटेम स्पीकर जो है उड़ीसा के सांसद भर्तहरि महताब को इसमें चुना गया था। तो प्रोटेम स्पीकर का नाम क्या है, भर्तहरि महताब, उड़ीसा से हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं। और देखिए इसमें ओम बिरला, ये तो जानते ही होंगे आप, ये तो पहले भी लोकसभा अध्यक्ष थे, इस बार भी हैं। ये राजस्थान के कोटा लोकसभा क्षेत्र से जीत के आते हैं। चलिए तो ये तो इतना हो गया। अब देखिए एक चीज़ और देख लेते हैं इसमें जो इम्पोर्टेंट है, कि इसमें जैसे आप जो आपकी लोकसभा सीटें हैं विभिन्न राज्यों में, लोकसभा सीटें हैं वो कितने राज्यों में कितनी हैं, यानी सभी का आपको ये पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन स्टैटिक पोर्शन से आपका बना सकता है, आपका ये मैचिंग के लिए दे देगा कि यूपी में कितनी है, बिहार में कितनी है, इस टाइप से आपको याद करना पड़ेगा। और इसका देखिए इमेज हम लोग बाकी चीज़ें इसमें डाल देंगे ओनली पीसीएस टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा कि कितनी है, क्योंकि इन चीज़ों को पकड़ना सीख गए तो आप क्वेश्चन का स्टैटिक पार्ट भी मेन से ये से करंट से कवर कर सकते हैं। आगे देखते हैं, अगला है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम में विधानसभा चुनावों के बाद नई सरकार का गठन हुआ है। कितने, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, सिक्किम, कितने हो गए, ये 4 राज्यों में आपके चुनाव हुए हैं। तो यहाँ पे नई सरकार बनी है, तो वो देख सकते हैं, ये जरूरी नहीं है लेकिन सरकार देख लीजिए। सिक्किम में क्रांतिकारी मोर्चा, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा की यहाँ जीत हुई है। इसमें देखिए अरुणाचल प्रदेश में यहाँ तो सिर्फ सीटें कितनी है, आंध्र प्रदेश में ये सीटें जान लीजिए जो विधानसभा की 175 हैं, और सिक्किम में कितनी है, सिक्किम में 32 हैं, टोटल सीटें जो हैं 32 हैं। तो इतना सीटों के बारे में जानते रहिए ना। और बाकी देखिए आगे दिया है कि अरुणाचल प्रदेश में पेमा खांडू के नेतृत्व में सरकार का गठन हुआ, 60 सदस्यीय विधानसभा ये प्रदेश है अरुणाचल प्रदेश। तो मुख्यमंत्री का नाम जानते रहिए, सीटें जानते रहिए, इसमें इतना ही बहुत है। और बाकी देखिए, बाकी इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, हटा दीजिए। और यहाँ देखिए वही भाजपा की 46 सीटें, तो ये भाजपा ही यहाँ सरकार बनाई है। तो और आगे देखते हैं, सिक्किम में प्रेम सिंह तमांग, क्या नाम है, प्रेम सिंह तमांग के नेतृत्व में नई सरकार बनी है, 32 सदस्यीय विधानसभा ये क्षेत्र प्रदेश है। और इसमें इतना ही आप जानते रहिए, ये हम लोग बात ही कर चुके हैं, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा से ये थे, इसने जीत दर्ज की है, 31 सीटें टोटल इन्होंने जीती हैं, बाकी हटा दीजिए इसमें। और अगला है इसमें आंध्र प्रदेश में देखिए चंद्रबाबू नायडू की नेतृत्व में नई सरकार का गठन हुआ है, 175 सदस्यीय विधानसभा है ये,
और बाकी ये कौन सी पार्टी से आते हैं, तो तेलुगु देशम पार्टी TDP, और इसमें जनसेना पार्टी का भी सहयोग है ना। तो ये देख सकते हैं इसमें कितनी सीटें थी, तो ये खास इंपॉर्टेंट नहीं, टोटल सीटें जानते रहिए। और इसमें जरूरी नहीं, यहाँ के राज्यपाल जो थे अब्दुल नजीर थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने शपथ दिलवाई चंद्रबाबू नायडू को। और आगे देखिए उप मुख्यमंत्री जो बने हैं, जो अध्यक्ष हैं जनसेना के, वो है पवन कल्याण, एक्टर भी हैं ये, तो उप मुख्यमंत्री इन्होंने पद ग्रहण किया है। आगे देखिए उड़ीसा में मोहन चरण मांझी के नेतृत्व में पहली बार बीजेपी की सरकार का गठन हुआ है। तो ये देख सकते हैं पहली बार हुआ है बीजेपी का, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन बने मुख्यमंत्री उड़ीसा में, तो मोहन चरण मांझी। इससे पहले देखिए बीजू पटनायक सरकार थी, तो वो लगातार कितने सालों से जीत रही थी, 24 वर्षों से शासन चला रहा था, उसका खात्मा होकर अब किसकी सरकार बनी है, मोहन चरण मांझी की, यानी बीजेपी ने सरकार बनाई पहली बार उड़ीसा में। तो ये सारी चीज़ें बस इतना ही जानते रहिए। उड़ीसा में टोटल सीटों की संख्या और देख लीजिए, अगर ये 147 सदस्यीय विधानसभा है, तो ये बस इतनी ही चीज़ें आपको देखनी है यहाँ पे कैसे क्या है। तो देखिए बीजेपी को 78 और बीजू जनता दल को 51, इस तरीके से ये टोटल 147 सीटें हैं यहाँ पे। आगे देखते हैं, आगे है, आगे और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, ज़्यादा ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ना। जो जो इंपॉर्टेंट था, यहाँ सीटें देखिए सभी राज्यों की, देखिए लोकसभा की जान लीजिए, जहाँ जहाँ चुनाव हो रहा है वहाँ पे आप विधानसभा की सीटें जानते रहिए। साथ ही कोशिश करिए कि आप राज्यसभा की सीटें भी उनकी नोट डाउन करके याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनता है आपका। आगे देखते हैं, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की भारत यात्रा हुई है, इस पर देखते हैं। ये दूसरी भारत यात्रा थी, पहली तो देखिए 9 जून को हुई है, जब शपथ ग्रहण समारोह में भी आई है, फिर 21 से 22 जून को ये अपनी 2 दिवसीय यात्रा पे रही हैं। तो इनके बीच में नई दिल्ली में वार्ता हुई है, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो काम हुआ है भारत और बांग्लादेश के बीच में, जो तीस्ता नदी जल के संरक्षण और प्रबंधन के लिए जो मेगा परियोजना सहित 10 समझौतों पे हस्ताक्षर हुआ है। कितने समझौतों पे, तो 10 पे हुआ है, ठीक है। और देखते हैं इसमें, तो इसमें व्यापक साझेदारी के संबंध, रक्षा और इत्यादि को लेकर, ये तो सब में रहता है ये कॉमन। और देखिए दोनों पक्षों ने क्या क्या, डिजिटल क्षेत्र, समुद्री अर्थव्यवस्था यानी ब्लू इकोनॉमी, रेलवे, अंतरिक्ष, हरित प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य और चिकित्सा जैसे कई क्षेत्रों में समझौते किए हैं, ठीक है। आगे देखिए एक नई ट्रेन चलाई गई है, राजशाही और कोलकाता के बीच में नई ट्रेन सेवा शुरू की गई है, और चटगांव तथा कोलकाता के बीच में नई बस सेवा शुरू की गई है। ये आप देखिए मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये वाले पॉइंट जो है ये अब आप मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत बांग्लादेश संबंध आए तो आप ये डाल सकते हैं, नए समझौते हैं, और खासकर आपको कोट करने हैं कहाँ कहाँ समझौते हुए, 10 टोटल समझौते हुए हैं, और कौन कौन से क्षेत्र हैं, तो डिजिटल क्षेत्र है, समुद्री, ब्लू इकोनॉमी, रेलवे, अंतरिक्ष, इसको लेके कुछ कुछ चीज़ें देके। और ये वाला पॉइंट आपको जरूर ऐड करना है, नई ट्रेन सेवा राजशाही और कोलकाता के बीच में, चटगांव और कोलकाता के बीच में नई बस सेवा के लिए घोषणा की गई है। आगे देखिए भारत जो है ई मेडिकल वीज़ा भी सुविधा देगा बांग्लादेश के जो इलाज कराने के लिए आएंगे लोग। और देखिए और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, तो यही है, बाकी चीज़ें देखिए महत्वपूर्ण समझौते बता दिए। डिजिटल साझेदारी जो हम लोग ऊपर बात कर चुके हैं, वही सारी चीज़ें, अंतरिक्ष में उपग्रह लॉन्च करना है तो वहाँ भी सहयोग होगा। ये सारी चीज़ें समुद्री विज्ञान की ऑलरेडी बात हम कर ही चुके हैं, तो इसे हटा दीजिए, एक बार आप पढ़ सकते हैं, बाकी चीज़ें ऊपर ही है। तो ये चीज़ें हो गई। और इसमें देखिए अगला है कोझिकोड। क्या है कोझिकोड, भारत का पहला यूनेस्को साहित्यिक शहर बन गया है। ये आपका वन लाइनर में इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। कोझिकोड बना है यूनेस्को, भारत का पहला है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, यूनेस्को साहित्य शहर घोषित किया कोझिकोड। कोझिकोड ये केरल का है, ठीक है, 23 जून को हुआ है, इंपॉर्टेंट नहीं, बस इतना याद रखिए कि कौन सा पहला शहर है। इससे पहले अक्टूबर 2023 में UCCN के नेटवर्क में भी ये शामिल हुआ है, यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में हो चुका है ये। इसे मूर्तियों के शहर का भी टैग प्राप्त है, इसे कोझिकोड को क्या किस नाम से जाना जाता है, मूर्तियों का शहर। एक देखिए लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 लागू हो गया है सॉरी। तो ये देखिए 21 जून को ये क्या है, अधिसूचना जारी की गई है इसकी। इसका क्या किस लिए जारी किया है, तो देखिए ये देखिए जो नकल हो रही है परीक्षाओं, पेपर आउट हो रहे हैं, उसके लिए ये बनाया गया कानून। तो इसमें क्या क्या है, तो इस कानून के तहत 10 साल की कैद से लेकर 1 करोड़ जुर्माने तक का प्रावधान किया गया। सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर 3 से 5 वर्ष की सजा है, 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। और इसमें नकल पर रोकथाम के लिए न्यूनतम 3 से 5 वर्ष तक की कैद, और संगठित अपराध में शामिल होने पर लोगों को 5 से 10 साल की जेल हो सकती है। न्यूनतम 1 करोड़ रुपए का जुर्माने का प्रावधान इसमें किया गया है। तो इतने पॉइंट आपके लिए काफ़ी हैं ये, ठीक है। और देखते हैं आगे है भुज का स्मृति वन भूकंप स्मारक यूनेस्को के खूबसूरत संग्रहालयों में शामिल कर लिया गया है। तो बस इतना ही इसमें जानना है कि ये स्मृति वन भूकंप स्मारक जो है कहाँ पे है, भुज में है, और ये यूनेस्को के खूबसूरत संग्रहालयों में शामिल किया गया है। और इसमें खास इतना कुछ नहीं है, वही सारी चीज़ें हैं जो भूकंप जो 2001 में आया था भुज में, उसी से संबंधित चीज़ों को यहाँ संजोया गया है ना। तो वही उसके इतिहास वगैरह को सब दिखाया गया है यहाँ पे, बाकी आप पढ़ सकते हैं इसमें। अगला है भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी लगाई गई है, कहाँ पे लगी है ये, तो देखिए ये CSIR के मुख्यालय में लगी है, नई दिल्ली में। ये
ठीक है, इतना याद रखिए, और इसमें कुछ खास नहीं है, बाकी चीज़ें हटा दीजिए, आपसे नहीं पूछेगा। आगे देखते हैं, कश्मीर में विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे पुल कहाँ पे? कश्मीर में विश्व का सबसे ऊंचा, याद रखिए, इंपोर्टेंट है। इस पर पूर्ण ट्रेन ट्रायल का सफल परीक्षण हुआ है। तो ये जम्मू कश्मीर के कश्मीर घाटी में हुआ है। तो बस इतना ही इसमें जानते रहिए, ये विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है। और इसमें जो डिटेल दी गई है कितना क्या है, जैसे 1.3 किलोमीटर लंबा है, चिनाब नदी तल से कितना है, 359 मीटर ऊपर स्थित है। तो किस नदी पे? चिनाब पे है। लंबाई कितनी है ये जान लिए। और एकल मेहराब वाला है ये विश्व का सबसे ऊंचा, एकल मेहराब वाला, याद रखिए। और इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, और हटा सकते हैं। बाकी सीधा आ जाइए नेक्स्ट टॉपिक पे। तिरुवनंतपुरम जीरो वेस्ट टू लैंडफिल मान्यता प्राप्त करने वाला पहला हवाई अड्डा बन गया है। कौन सा बना है? तिरुवनंतपुरम जीरो वेस्ट टू लैंडफिल मान्यता प्राप्त करने वाला पहला हवाई अड्डा बन गया है। इसका मतलब क्या है जो है जीरो लैंडफिल का? तो ये देखिए, हवाई अड्डे में एक अवशिष्ट प्रबंधन प्रणाली है जो ISO 4001 और 2000 ये मानक है जो इसका पालन करती है, जिसका उद्देश्य पर्यावरणीय प्रदर्शन में सुधार करना, अपशिष्ट आधारित क्रेडल टू क्रेडल सिद्धांत को कम करना है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं इसके लिए। तो ये तिरुवनंतपुरम बना है, इतना याद रखिए, आपसे यही पूछेगा कि पहला हवाई अड्डा जीरो बेस टू लैंड कौन सा है, तो तिरुवनंतपुरम केरल का। अब देखिए, WHO ने हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान को मान्यता दी है। इसने WHO ने, देखिए हैदराबाद पे क्वेश्चन संस्थानों से बहुत पूछे जाते हैं। UPPCS का फेवरेट ये एरिया है हैदराबाद। यहाँ जितने संस्थान है आपको याद कर लीजिए, आप कई बार उठाइए, लगभग क्वेश्चन मिल जाता है हैदराबाद पे। तो ये राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान है, WHO ने मान्यता दे दी है इसको। तो इतना याद रखिए इसमें। और क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। और देखिए कुछ खास नहीं है, ये तीसरा है, बस इतना याद रखिए। ऐसा सम्मान पाने वाला ये तीसरा भारतीय संस्थान है, और इनको हटा सकते हैं। बाकी देखिए, DD किसान चैनल द्वारा AI एंकर कृषि और भूमि लॉन्च किए गए। ये कृषि नहीं है, कृष है। क्या है? कृष है। तो इतना याद रखिए, ये भी क्या है, टाइपिंग एरर है। आपको अच्छे पब्लिशरों की बुकों में भी इस तरीके की गलतियां मिल जाती हैं। कृष है, कृष और भूमि। तो ये दूरदर्शन DD किसान चैनल के द्वारा लॉन्च किया गया है। कृष और भूमि ये AI आधारित है, इतना याद रखिए। इसमें क्या होगा कि ये देखिए, AI आधारित एंकर है, और ये क्या करेगा, ये कई भाषाओं में संवाद कर सकता है ना। और इसमें ऐसा और कुछ नहीं है। और बिना देखिए 24 घंटे 365 दिन ये सूचना और समाचार दे सकता है, बस इतना ही है। तो पूछ सकता है आपसे, और मेंस में डाल सकते हैं कहीं भी कि कृषि के लिए क्या क्या पहल शुरू की गई है, तो वो सब अब मेंस में यूज़ कर सकते हैं इसको। बिहार का नागी और नकटी, क्या नाम है, नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य रामसर स्थल घोषित किए गए हैं। क्या नाम है, नकटी और नागी। तो अब टोटल कितने हो चुके हैं? अब टोटल हो चुके हैं 82। याद रखिए, भारत में जून 2024 तक अभी 82 हो चुके हैं रामसर साइट जो है। और ये नागी, और ये बिहार की देखिए तीसरी झील थी। इससे पहले कांवर झील भी आपकी 2020 में रामसर स्थल में घोषित की जा चुकी है। आपसे सीधे अब देखिए क्या करना है आपको, इसी के साथ में हम लोग वैसे करेंगे आपके लिए, उसमें डाल देंगे ओनली PCS टेलीग्राम चैनल में। अब देखिए 82 जो रामसर स्थल हैं आपके, इनको एक काम करिए, उनको आप नोट डाउन करके याद करिए, क्योंकि ये आपसे सीधे प्रश्न बनता है। कौन सी झील कहाँ है, या तो इस तरीके से दे देगा, या कितनी हो चुकी है आर्द्र भूमि ये दे देगा। तो इस तरीके से आपको 82 को देखना है, बार बार देखना है, तो याद हो जाएंगी। आप मैचिंग में आएगा तो आप गलत नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये 81 में था नागी, और बाकी नकटी जो है ये 82 में था। तो और हटा दीजिए, और सूचना इसमें जरूरी नहीं है। आगे देखते हैं। और ये तो आपको पता ही होगा, रामसर कन्वेंशन कब हुआ था, और ये रामसर कहाँ, ईरान का एक शहर है। इसके बारे में जो बेसिक है वो आपको पढ़ना है, बेसिक रामसर के बारे में। तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि आप बेसिक साथ साथ में कवर करते जाएं। आगे देखिए, आगे अगर देखिए पसंद आएगा तो हम लोग इसे डिटेल में और बढ़ाएंगे, थोड़ा बड़ा हो जाएगा ये, तो इन पे स्टैटिक भी लेके चलेंगे साथ में। लेकिन आपको कमेंट में ये बताना है कि आपको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये चीज़ें हम लोग आगे बढ़ा देंगे। आगे इन चीज़ों को हटा सकते हैं। 82 के बारे में दिया है। श्रीनगर को विश्व शिल्प नगर का दर्जा दिया गया है। किसको? श्रीनगर को। इसमें क्या है, विश्व शिल्प परिषद द्वारा, WCC द्वारा श्रीनगर को विश्व शिल्प शहर का दर्जा दिया है। और इससे पहले श्रीनगर जयपुर, यानी श्रीनगर को दिया है, इससे पहले 2 जयपुर और मामल्लपुरम और मैसूर के बाद है, ये चौथा है। तो इससे पहले जयपुर, मामल्लपुरम और मैसूर को दिया जा चुका है ये दर्जा, ठीक है। आगे देखिए, श्रीनगर को 2021 में देखिए यूनेस्को द्वारा क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में भी शामिल किया गया था। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। रामचरितमानस, पंचतंत्र, सहृदय, लोकलोचन यूनेस्को की विश्व स्मृति रजिस्टर में शामिल हो चुके हैं। इनके बारे में देखिए क्या इंपॉर्टेंट है। इसकी देखिए मीटिंग हुई थी इसकी उलान बटोर मंगोलिया में 7-8 मई को। तो इसी में ये डिसीजन लिया गया, विश्व स्मृति रजिस्टर में ये शामिल की गई हैं। अब इनके बारे में देखिए जान लेते हैं। ये जो पंचतंत्र तो जानते हैं, विष्णु शर्मा के द्वारा रचित है पंचतंत्र। रामचरितमानस तुलसीदास के द्वारा, आनंदवर्धन के द्वारा रचित है। सहृदय, लोकलोचन, और अभी डिटेल में देखेंगे हम लोग ना। आगे देखते हैं इनके बारे में।
तो ये देखिए रामचरितमानस जो है तुलसीदास द्वारा, मुगल सम्राट उस समय अकबर थे, उन्हीं के शासनकाल में 1574 ईस्वी में अवधी भाषा में ये आपकी लिखी गई थी। किसमें? अवधी भाषा में, वो 1574 में तुलसीदास द्वारा अकबर के समय पे। हरि गीतिका छंद में लिखी गई है। कौन से छंद है? हरि गीतिका आपसे पूछा जा सकता है किस छंद में लिखी गई है। और देखिए दुनिया की सबसे पुरानी दंत कथाओं में से एक है पंचतंत्र, जो विष्णु शर्मा द्वारा रचित है। और इसका कोई, हालांकि इसका कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं है कि किसके द्वारा रचित है, लेकिन ये माना जाता है कि विष्णु शर्मा के द्वारा रचित मानी जाती है। 300 ईसा पूर्व के लगभग संस्कृत में लिखी गई थी। सोचिए कितनी पुरानी है, रामायण से भी पुरानी है। तो ये आपकी देखिए पुस्तक बहुत मानव रूपी, इसमें क्या दिया है? मानव रूपी जानवरों की कहानियों के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है। आप देखिए फोर्थ पेपर पढ़ते होंगे तो आपको बताया जाता है कि आप पंचतंत्र की कहानियाँ बच्चों में अगर देखते होंगे, कुछ मूल्य डेवलप करने के लिए क्या करना चाहिए, तो उसमें आप पंचतंत्र की कहानियों को कोट करते हैं। तो वही है ये पंचतंत्र। तो इसमें मानव रूपी जानवरों की कहानियों के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है। और ये देखिए भारतीय उपमहाद्वीप से फारस गई, फारस से अरब तक पहुंची, अरब से यूरोप पहुंची। तो इतना ये विस्तृत चीज़ों में विस्तार हुआ इसका, ये फैलती चली गई है। और कई बहुत सारी भाषाओं में इसका अनुवाद भी हुआ है। आनंदवर्धन द्वारा रचित है सहृदय लोकलोचन, ये आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि ये तो आयोग का फेवरेट है पंचतंत्र वाला। किसके द्वारा रचित है? सीधा सीधा पूछा गया, बाकी आप नहीं भूलेंगे। लेकिन हाँ, इसको आप अच्छे से जान लीजिए, आनंदवर्धन द्वारा रचित है सहृदय लोकलोचन। इस बार पूछने का चांस इससे बन सकता है आपका। तो ये हो गया। बाकी देखिए और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, ऑस्ट्रेलिया, चीन, इंडोनेशिया के और भी बहुत सी चीज़ें शामिल की गई हैं, लेकिन ये रहने दीजिए। हाँ, आप ज्योग्राफी के पर्पज से इंडोनेशिया, मलेशिया और इनको राजधानी है, लोकेशन है, ये सारी आप देख सकते हैं। मैप खोलिए और मैप पे ये चीज़ें देखिए। नहीं तो बताइए अलग से इसमें क्या करेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट मैप से संबंधित चीज़ें होंगी वो अलग से मेंस के आधार बना के इसके करंट अफेयर को और स्टैटिक पोर्शन में उसको देख लेंगे, उसमें आपके जो भी मैप होगा, ठीक है, मैपिंग में ये देखेंगे चीज़ों को। लेकिन इसकी आपको कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा। भारत लगातार 6वें वर्ष वैश्विक इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट में शीर्ष पर है, यानी जितना भी इंटरनेट का शटडाउन हुआ उसमें टॉप पे है, और लगातार 6वें वर्ष है ये टॉप पे। सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ है? तो ये भारत में ही हुआ है। लेकिन डिजिटल अधिकारों पर एक एनजीओ है, गैर लाभकारी समूह जैसे बोलते हैं एनजीओ, तो एनजीओ है आपके दो, एक्सेस नाउ और हैज़ कॉपीड ऑन। तो इनको आप देखिए मेंस में भी कोट कर सकते हैं। एक्सेस नाउ है, हैज़ कॉपीड ऑन है। तो ये दो एनजीओ हैं जिन्होंने ये रिपोर्ट जारी की है, इसमें ये शीर्ष पर है। तो आप डिजिटल अधिकारों पर डाल सकते हैं, जैसे एनजीओ काम करते हैं, एनजीओ के कार्य बताइए, आपके पेपर 2 में पूछ लेता है, या आपका उधर भी पूछता है यूपी के पेपर 5 में। तो ये एनजीओ के नाम आपको कोट करने पड़ते हैं। तो ये नाम आप डिजिटल अधिकारों से जो काम कर रहे हैं वो आप इन दोनों को कोट कर सकते हैं, ठीक है। इस मामले में देखिए क्या है, तो ये शटडाउन हुए 41% मामले ऐसे हैं जो कि इसमें दिखाए गए हैं। आगे देखिए जो इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं। ये इस शीर्षक क्या था इस रिपोर्ट का? सिकुड़ता लोकतंत्र, बढ़ती हिंसा, इंटरनेट शटडाउन, ठीक है। और सबसे ज़्यादा देखिए मुख्यतः मणिपुर और पंजाब में ये शटडाउन के मामले ज़्यादा हुए, और भारत के बाद में देखिए म्यांमार में शटडाउन हुए, फिर उसके बाद ईरान में हुए। तो बस इतना ही जानिए, बाकी जगह आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक। और देखिए हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये रिपोर्ट में बोला गया है शटडाउन से कथित तौर पर अकेले 2023 की पहली छमाही में भारत को $1.9 बिलियन और विदेशी निवेश $118 मिलियन का नुकसान हुआ है। एक दिन का शटडाउन देश में 379 लोगों को बेरोजगारी की ओर धकेल सकता है। तो ये आपका मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप कोट कर सकते हैं कहीं भी, ठीक है, जहां आपको ये दिखे, आपको चुनौतियां या आपको नेगेटिव पॉइंटों में डालना हो, तो ये चीज़ें आप मेंस के लिए नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि साथ साथ में देखिए अभी टाइम है, मेंस का आप अलग से अभी से नोट कर सकते हैं। आगे देखिए 9 देशों में 74 इंटरनेट हुई, ये जरूरी नहीं है आपके लिए, ये हटा दीजिए, जो था वो बता दिया है। भारतीय वायुसेना द्वारा भीष्म पोर्टेबल अस्पताल का सफल परीक्षण किया है, कहाँ किया है ये जरूरी है, बस आगरा के मालपुरा ड्रॉपिंग जोन में 14 मई 2024 को। अब ये क्या है, देखिए पोर्टेबल अस्पताल है, क्या है, भीष्म, नाम जान लीजिए, भीष्म पोर्टेबल अस्पताल है, यानी इधर से उधर ले जाया जा सकता है। ये हेलीकॉप्टर वगैरह या पैराशूट का इसमें उपयोग किया जाता है। तो ये बस वही है, उसी के बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें आपसे नहीं पूछेगा इसमें। जैसे दुर्गम इलाके होते हैं वहाँ उतारा जा सकता है, और एक साथ 200 लोगों की चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जा सकती है। तो बस इसका सफल परीक्षण हुआ है, और बाकी हटा दीजिए इसमें। आगे देखते हैं, वनाग्नि रोकने के लिए उत्तराखंड का पिरूल लाओ पैसे पाओ मिशन। क्या है, पिरूल लाओ पैसे पाओ मिशन है, ये वनाग्नि रोकने के लिए। देखिए इस बार मेंस में क्वेश्चन इससे बन सकता है आपका, ये वनाग्नि से यूपीपीसीएस मेंस में आप पेपर फर्स्ट में क्वेश्चन देख सकते हैं कि आपको मिल सकता है, क्योंकि वनाग्नि की घटना इस बार ज़्यादा हुई है उत्तराखंड में भी। तो इस पर आप कोशिश करिए मेंस की चीज़ें निकालने की। तो उसमें आप देखिए सरकारी प्रयासों में ये डाल सकते हैं, उत्तराखंड ने क्या ये लॉन्च किया, तो इस मिशन को भी डाल सकते हैं। पिरूल लाओ पैसे पाओ, ये उत्तराखंड ने शुरू किया। इसका मतलब क्या है, जैसे पिरूल क्या है, पिरूल का तात्पर्य होता है पहाड़ों में पाई जाने वाली चीड़ के पेड़ की पत्तियों से है पिरूल। तो पिरूल किसे बोलते हैं, जो चीड़ के पेड़ की पत्तियां उनको बोलते हैं। तो पिरूल की सूखी पत्तियां वनों की आग को
बहुत तेज़ी से पकड़ती हैं। ये जंगल की आग बनाने के लिए बहुत सहायक होती है ये, इसलिए इनको इस पर यह काम किया गया है। और ये देखिए, जो उत्कृष्ट जलन क्षमता के कारण उत्तरकाशी जिले में चकोरी धनारी गांव है, वहां पिरूल के उपयोग से बिजली उत्पादन के लिए 25 किलो वाट क्षमता का बिजली संयंत्र भी स्थापित किया गया है। हाँ, लेकिन अब के लिए यही इंपॉर्टेंट है, पिरूल लाओ पैसे पाओ। मेंस में भी आप प्री में भी आपसे पूछ सकता है, ये दोनों के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस में आप कोट कर सकते हैं। तो ऐसी देखिए चीज़ें आप हट के निकालिए। अगर आप देखिए डिपेंड हो जाएंगे 365 है ना जो आती है लास्ट में, तो वो सब पढ़ते हैं, लेकिन आपको अलग हटके देनी है ना चीज़ें। तो आपको ये छोटे छोटे पॉइंट जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं आपके मेंस की आंसर राइटिंग को एनहेंस करने में। आगे देखते हैं, भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक बना है। सौर ऊर्जा उत्पादक याद रखिएगा, ठीक है। तो नवीकरणीय ऊर्जा में सौर ऊर्जा उत्पादक बन गया तीसरा। तो ये रिपोर्ट है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा विश्लेषण एजेंसी एम्बर है, ये यूके स्थित एक एजेंसी है। एम्बर नाम क्या है, एम्बर, हाईलाइट कर देते हैं इसको। एम्बर वैश्विक विद्युत समीक्षा 2024 ये रिपोर्ट इन्होंने जारी की है। इसके अनुसार ही बोला गया है कि भारत जापान को छोड़ के तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया सौर ऊर्जा का। आगे देखिए, जापान को हटा दिए, अब 113 बिलियन यूनिट सौर ऊर्जा का उत्पन्न हुई है भारत में। वैश्विक बिजली उत्पादन में सौर ऊर्जा का योगदान 5.5% था 2023 में। और वहीं भारत में देखिए कितना था 2023 में, तो 5.8% सौर ऊर्जा पैदा की भारत ने। तो कुल बिजली उत्पादन में इतना, तो यानी वैश्विक स्तर से भारत का सौर ऊर्जा उत्पादन अधिक है। वैश्विक का जो एवरेज है उससे ज़्यादा है भारत का 5.8, और वैश्विक कितना 5.5%। 5वीं ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट 2024, 80 देशों की रैंकिंग है इसमें। और इसमें क्या है कि 92% प्रतिनिधित्व ये वैश्विक विद्युत उत्पादन करते हैं। तो बाकी देखिए इतना नहीं है, बस यही याद रखना था कि भारत का स्थान क्या है। पहले पे देखिए चीन है, दूसरे पे अमेरिका है, तीसरे पे ब्राज़ील है इसमें, ठीक है। भारत का तीसरा आ गया है अब, ये अलग मैटर में दूसरे में, लेकिन ये वाला जो है आपका जो दे रखा है 10 सौर ऊर्जा उत्पादक देशों में तीसरे पे है, और ये कुल में है ना मेगावाट में, लेकिन आप इसी को याद रखिए जो सौर ऊर्जा वाले को। आगे देखते हैं, महाराष्ट्र के पहले संविधान पार्क का उद्घाटन हुआ है कहाँ पे, पुणे में, 29 अप्रैल 2024 को। और बाकी इसमें कुछ नहीं इंपॉर्टेंट, पुणे में याद रखिए संविधान पार्क का उद्घाटन हुआ है। और ये किसने किया ये इंपॉर्टेंट नहीं है कोई खास। आप ये जान सकते हैं कि भारतीय संविधान को अपनाया कब गया था, तो 26 नवंबर 1949 को। लागू कब किया गया, 26 जनवरी 1950 को। तो ये आपसे पूछ सकता है। और बाकी देखिए डिटेल इसी के बारे में दी गई है, इसमें क्या क्या होगा। तो संविधान पार्क है, संविधान से संबंधित चीज़ों को ही इसमें डाला होगा, तो वो आप जान सकते हैं। देश में तेंदुआ गणना रिपोर्ट 2022 केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा ये लॉन्च की गई है। नाम क्या है, स्टेट्स ऑफ द लियोपर्ड्स इन इंडिया 2022 शीर्षक है इसका। 29 फरवरी 2024 को ये जारी की गई रिपोर्ट। इसमें देखिए क्या क्या है पढ़ने लायक। देखिए कुल आकलित कितने किए गए 2022 में, तो 13,874 तेंदुओं की संख्या बताई गई है 2022 में, और ये जारी अभी हुई है। तो कुल कितना है 13,874। इससे पहले देखिए कितनी थी, तो ये अब इसमें वृद्धि हुई है, बस इतना याद रखिए 7.95% की वृद्धि हुई है 2018 की तुलना में 2022 में। तो वृद्धि जान लीजिए कितनी है 7.95%। और देखिए सर्वाधिक जो संख्या है तेंदुओं की 8,820 मध्य भारत और पूर्वी घाट में है। और वहीं पश्चिमी घाट में कितनी है 3,596, शिवालिक में, पहाड़ियों में, और गंगा के मैदानों में 1100, ये इतनी ब्रह्मपुत्र वगैरह। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, क्षेत्र वाइज पूछ सकता है। तो क्षेत्र वाइज ये जानते रहिए कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम है। लेकिन हाँ ये जानिए शिवालिक पहाड़ी और गंगा के मैदानी क्षेत्र में इस बीच में देखिए 12.5% की गिरावट दर्ज की गई है तेंदुओं की संख्या में। और वहीं देखेंगे उत्तर पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र जो है यानी ब्रह्मपुत्र का बाढ़ वाला मैदान है, उसमें 24.5% की वृद्धि हुई है पिछले 4 वर्षों में। ये जानते रहिए। और देखिए सर्वाधिक संख्या कहाँ है तेंदुओं की, तो मध्य प्रदेश में, दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र है, तीसरे पे कर्नाटक है, ठीक है। इतना इसमें काफ़ी है। यूपी में कितने हैं, तो 371 बाघ इसमें तेंदुए पाए गए। तो यूपी में संख्या जान लीजिए, इतना काफ़ी है। बाकी आगे देखते हैं, सेला सुरंग को इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर, क्या नाम है, सेला सुरंग है, और ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है आपकी। इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर द्वारा भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता इसे दी गई है सेला सुरंग। तो ये BRO द्वारा गठित है सीमा सड़क संगठन। 13,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर ये अब क्या है बनाई गई है। एक क्वेश्चन आपसे है, जो BRO है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, आप कमेंट में बताइए इसका कब गठन हुआ था। तो इस तरीके के स्टैटिक आपको साथ में पता होने चाहिए। तो BRO का गठन कब हुआ है, देखिए कौन जल्दी बताते हैं इस पर। आगे चलते हैं। और देखिए सेला के बारे में यही है, ये मान्यता दी गई है। और 2 लेन है ये 1595 मीटर इस परियोजना में। ये देखिए 2 सुरंगें हैं, एक है 1595, एक है 1003 मीटर की। 8.6 किलोमीटर की पहुंच और संपर्क सड़कें हैं। तो बाकी देखिए चीज़ें नहीं है आपके लिए खास इंपॉर्टेंट इसमें। तो कहाँ है सेला सुरंग, ये अरुणाचल प्रदेश में है, ये जानते रहिए। और खास इसका हटा दीजिए बाकी, क्योंकि आपसे जो प्रश्न बनता है वही देखेंगे।
आगे देखिए इनसेट उपग्रह है इनसेट 3DS का सफल परीक्षण हुआ है, प्रक्षेपण किया गया इसरो द्वारा, तीसरी पीढ़ी का है ये। और ये क्या काम करेगा इनसेट 3DS, ये देखिए GSLV F-14 से इसको प्रक्षेपित किया गया आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा से 17 फरवरी 2024 को किया गया था इसका। ठीक है, इसको देखिए इसमें क्या क्या है, तो ये देखिए पृथ्वी की सतह, महासागरों की निगरानी, पर्यावरण, मौसम से संबंधित जो गतिविधियाँ हैं उन पर नज़र रखेगा। ये कार्य जान लीजिए इसके। और देखिए इनको हटा दीजिए, बाकी चीज़ें आपसे नहीं पूछी जाएंगी, ये लास्ट के समय भी आप देख सकते हैं इसको, बाकी इतना ही जानिए। मराठाओं के 12 किले जो हैं उनको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में नामांकित किया गया है। कितने 12 किले। ठीक है, तो ये हैं 12 किले के नाम, जैसे सलहेर, शिवनेरी, लोहारगढ़, तो इस तरीके से ये सब नाम देख सकते हैं आप। तो अब बाकी आपसे 12 पूछ सकता है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। बाकी चीज़ें देखिए, इसे मराठा सैन्य परिदृश्य को नामांकित किया गया है। असाधारण दुर्ग है, तो ये 17वीं से 19वीं शताब्दी के बीच में विकसित हुए थे। तो ये सब आपको अब साथ में क्या करना है, देखिए प्रश्न यहाँ से नहीं बनेगा, लेकिन हाँ ये मैचिंग के लिए दे सकता है। आप मराठा इतिहास के बारे में पढ़ लीजिए, इनसे प्रश्न जो बन सकता है वो स्टैटिक पोर्शन से बन सकता है। तो मराठा इतिहास आपको इसके साथ ही जो आपकी बुक है, जो भी नोट्स हैं जितने पढ़ते हैं, तो आप प्री के लिए उठा सकते हैं। ठीक है, और इसमें खास नहीं देखिए, और ये डिटेल बताया गया है, बाकी इतिहास का पार्ट है, आप देखते ही होंगे, इतिहास पढ़िए, वहाँ देखिए अच्छे से समझ में आ जाएगा ये। आगे देखते हैं, फारसी भाषा को नई शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। अब इसके साथ ही कुल कितनी हो गई, 9 शास्त्रीय भाषाएं शामिल हो चुकी हैं। कुल कितनी है, 9 हो चुकी हैं। ठीक है, ये तेहरान में जो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ये बोला था, नई शिक्षा नीति 2020 के तहत फारसी भाषा को शामिल किया गया है। तो ये भारत ईरान के मध्य संबंधों को क्या करेगा, इन्हेंस करेगा। ये इंडो यूरोपीय भाषा है ये फारसी भाषा, और मुख्य रूप से ईरान में रहने वाले लोग फारसी लोगों द्वारा बोली जाती है। तो इससे सांस्कृतिक संबंध गहरे होंगे भारत और ईरान के बीच में। भारत की शास्त्रीय भाषाएं, ये जान लीजिए, शास्त्रीय भाषाएं क्या कौन होती हैं, ऐसी भाषा होती हैं जिनका इतिहास कम से कम 1500 से 2000 वर्ष पुराना हो और इसका उपयोग साहित्य ग्रंथों में किया जाता हो। संविधान की अनुसूची 8 में 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। 2004 में देखिए तमिल भाषा को दिया गया था सबसे पहले, तो तमिल भाषा को 2004 में सबसे पहले दिया गया। और 2005 में देखिए संस्कृत भाषा को दिया गया। 2008 में कन्नड़ भाषा, तेलुगु भाषा को, यानी 2008 में दिया गया था कन्नड़ और तेलुगु को, 2013 में मलयालम को, 14 में उड़िया को, तो ये मिल चुका है दर्जा। अब ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार इन शास्त्रीय भाषाओं के अलावा पाली, फारसी और प्राकृत को भी शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिए जाने का प्रस्ताव इस नीति में रखा गया है। आगे देखते हैं, बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन हुआ है। कहाँ पे हुआ है, बेंगलुरु में। बेंगलुरु में देखिए ये है बी मारेनहल्ली, यहाँ पे किया गया है। 43 एकड़ में फैला है, 1600 करोड़ रुपए की लागत आएगी इसमें। ये देखिए अमेरिकी कंपनी है, और बोइंग और अमेरिका के बाहर कंपनी का सबसे बड़ा ये निवेश है, ये जानते रहिए। बेंगलुरु और चेन्नई में बोइंग के इंजीनियरिंग केंद्र वर्तमान और भविष्य में के जो विमान कार्यक्रमों के लिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के क्षेत्र में ये काम करने वाले लगभग 6000 इंजीनियरों को रोजगार देंगे। तो इसी के तहत देखिए प्रधानमंत्री ने क्या बोला कि बोइंग सुकन्या कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। अब जहाँ सुकन्या हो तो वो कन्याओं से संबंधित ही होगा, यानी जो स्त्री शिक्षा फोकस होगी या आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा। और ये खासकर किससे, तो ये विमानन क्षेत्र से, तो विमानन क्षेत्र में ये शुरू की गई है योजना बोइंग सुकन्या कार्यक्रम। तो इसको आप देखिए मेंस में कहाँ ऐड कर सकते हैं, तो मेंस में देखिए जहाँ महिला सशक्तिकरण आता है उसमें डाल दीजिए। आप पेपर देखते हैं, महिला सशक्तिकरण सीधा सीधा टॉपिक है, उसमें आप इसको सरकारी प्रयासों में डाल सकते हैं कि बोइंग सुकन्या कार्यक्रम भी हाल ही में विमानन क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त करने के लिए चलाया गया। तो ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। स्टेम में महत्वपूर्ण कौशल सीखने और विमानन क्षेत्र में नौकरियों के लिए प्रशिक्षण। स्टेम क्या है, तो स्टेम की फुल फॉर्म जानते रहिए, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। ये इसकी फुल फॉर्म इस क्षेत्र में कौशल विकास और प्रशिक्षण के लिए शुरू की गई है। अब देखिए उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण यानी AISHE, ऐसे AISHE ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, ये ऑन कर लीजिए, उल्टा लिख दिया है, यानी यहाँ भी मिसप्रिंट देखने को मिलता है। ये 2011 से प्रतिवर्ष शुरू ये जारी की जा रही है। और ये देखिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा 2021-22 के लिए नवीनतम है ये रिपोर्ट, जनवरी 2024 में जारी की गई है। समय नामांकन में वृद्धि हुई है, कितनी हुई है, तो ये देखिए समय नामांकन कितना हो गया उच्च शिक्षा में, खासकर उच्च शिक्षा की रिपोर्ट ही है, तो 28.4% हो गया है। ये वाले आंकड़े जरूरी नहीं है, प्रतिशत याद रखा करिए, तो ये हटा दीजिए। बाकी सभी श्रेणियों में नामांकन में वृद्धि हुई है। ये पॉइंट मेंस में आप देखिए, मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है ये। प्री में आपसे पूछा जाए या ना पूछा जाए, प्री में हालांकि नहीं पूछता इससे, लेकिन बना भी सकता है, आप ये जानते रहिए। आप मेंस के लिए इसको तैयार कर सकते हैं। शिक्षा में जहाँ भी आएगा उच्च शिक्षा से संबंधित इस रिपोर्ट को कोट करिए और चीज़ें अपनी डाल दीजिए। सभी श्रेणियों में नामांकन में वृद्धि हुई। 2014-15 में महिलाओं, SC ST OBC अल्पसंख्यकों जैसी श्रेणियों में नामांकन में वृद्धि हुई। उदाहरण के लिए महिला नामांकन 50 लाख से बढ़ के 2,207 करोड़ हो गया।
यानी कि काफ़ी बढ़ गया ये तो 50 लाख से, या तो अब एक बार चेक करना पड़ेगा, आप चेक कर लीजिए, तो कई गुना हो गया, 2 करोड़ होना चाहिए, 207 करोड़, 207 करोड़ तो बहुत हो जाएगा, है ना। तो एक बार इसको चेक कर लीजिए, बाकी बता देंगे आपको, जो भी गलतियाँ होंगी इसमें अलग से आपको बता दिया जाएगा। GER क्या है, GER अनुपात में बढ़ोतरी हुई है, तो ये भी है, जैसे 23.7% से 2014-15 में था ये, और GER क्या इसमें क्या है, 18 से 23 वर्ष की आयु का प्रतिशत लिया जाता है, तो इसमें कितना हो गया, 28.4% हो गया ये, ठीक है, ये जान लीजिए, 23.7 से 28.4% हो गया। इसमें देखिए महिलाओं और SC ST जैसी आरक्षित श्रेणियों के में भी वृद्धि देखी गई है। PhD नामांकन में वृद्धि हुई है, हालांकि इसका डेट ये देखिए, ये सही से नहीं दिया है, यहाँ पे प्रतिशत दे दिया है, 2014-15 में नामांकन इतना था, इससे बढ़ के अब यहाँ संख्या में दे दिया है, तो ये आप प्रतिशत में ही देखिएगा, जो भी होगा वो आपको उसमें ओनली PCS टेलीग्राम चैनल में हम लोग डाल देंगे, जो भी इसमें कमियां हैं, क्योंकि आंकड़े जब तुलना की जाती है तो या तो संख्या से कीजिए या फिर प्रतिशत को प्रतिशत से कीजिए, तो यहाँ पे आपको ये गड़बड़ सी लगती है, आप वो एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग भी। तो ये 2 गुना लगभग हो गया है शोध में, और अधिक लैंगिक समानता को स्पष्ट भी यहाँ करते हैं। स्नातक उपाधियों की प्रमुखता देखिए, कुल नामांकन का लगभग 79% स्नातक कार्यक्रमों में है, जो नामांकन हुआ है उसमें 79% कितना स्नातक कार्यक्रमों में नामांकन हुआ है, जबकि 12% PG में हुआ है, स्नातकोत्तर, स्नातक बोलते हैं UG को, और ये PG को, ये तो जानते ही होंगे आप लोग। UG स्तर पर कला, विज्ञान और वाणिज्य विषय जो है शीर्ष पर रहे, और स्नातकोत्तर स्तर पर देखिए अधिकतम छात्र विज्ञान के बाद सामाजिक विज्ञान चुनते हैं, यह उच्च अध्ययन में विषय विकल्पों की विविधता को इंगित करता है। STEM नामांकन, STEM का बता ही चुके हैं, STEM का फुल फॉर्म क्या होता है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। इसमें देखिए नामांकन रुझान कैसा रहा है 21-22 में, तो 98.5 लाख छात्र UG PG और PhD में दोनों इन स्तरों पर STEM में डिग्री हासिल कर रहे हैं, जो पिछले वर्षों की तुलना में काफ़ी वृद्धि दर्ज की गई, कितनी है वो नहीं बताया है, लेकिन आप वृद्धि याद रखिए, ठीक है, और ज़्यादा इसमें अंदर घुसने की जरूरत नहीं है। बुनियादी ढांचे की उपलब्धता, तो देखिए जो एकत्रित आंकड़े हुए उनके अनुसार उच्च शिक्षा संस्थानों में जो पुस्तकालयों और प्रयोगशालाओं, कंप्यूटर केंद्रों, खेल के मैदानों आदि जैसे प्रमुख बुनियादी ढांचे की लगभग सार्वभौमिक, ये ज़्यादा कितना बड़ा शब्द यूज़ किया है, सार्वभौमिक उपलब्धता है यहाँ पे, है ना। तो ये सारा वही आप देख सकते हैं, इसको कोट कर सकते हैं पॉजिटिव चीज़ों में। संस्थानों की संख्या ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हटाइए इसको, मेंस का जितना भी निकालना था वो निकाल लीजिए, इतने ही पॉइंट आप निकाल के हटा दीजिए, बाकी चीज़ें आप देखते हैं। मुंबई में ट्रांस हार्बर लिंक, यानी जिसको अटल सेतु बोला जाता है, इसका उद्घाटन हुआ है, नाम क्या है, ट्रांस हार्बर लिंक या अटल सेतु, इसका प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन किया गया है, ठीक है, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का, या अटल सेतु नावा सेवा लिंक के रूप में इसको जाना भी जाता है। तो ये देखिए, ये क्या है, 22 किलोमीटर एक विशाल समुद्री पुल है, ये मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ता है ये, ठीक, बस। और क्या है इसमें, और देखिए, और इतना और कुछ नहीं है खास, हटा सकते हैं, बस इतना याद रखिए कहाँ है ये, यही पूछा जा सकता है आपसे, और इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखते हैं, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 रिपोर्ट आई थी, ये देखिए 11 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा ये जारी की गई थी। जब हम लोगों ने आरोप पड़ा था 2000 फरवरी में जो हुआ था, उसमें भी ये रिपोर्ट थी, आपने पढ़ी भी होगी। तो ये जान लीजिए, इसमें भी 2023 में इस रिपोर्ट में 4477 शहरों का मूल्यांकन किया गया है। इसमें से देखिए 4477 में से 61 तो छावनी है, 88 गंगा किनारे जो बसे शहर हैं उनको शामिल किया गया है, और 1 लाख से अधिक सर्वेक्षण में 1 लाख से अधिक की जनसंख्या श्रेणी में इंदौर लगातार 7वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया, और साथ ही सूरत को भी इसमें पहले नंबर पे इंदौर के साथ रखा गया है। तो पहले नंबर पे 2 हैं, इंदौर और सूरत, और तीसरे पे नवी मुंबई, और चौथे पे देखिए विशाखापट्टनम, 5वें पे भोपाल। आप लगभग 10 को जानते रहिए, क्योंकि अब जो प्रश्न बनाने का उसका तरीका है वो थोड़ा सा बदल रहा है, वो अब टॉप के 1-2 की बजाय वो क्रम से पूछ लेता है, या तो इनमें पूछ लेगा इनमें से कौन सा नहीं है, शीर्ष 10 में इनमें से कौन सा शामिल नहीं है, ये इस तरीके से पूछ सकता है आपसे। तो ये शीर्ष जान लीजिए, पहले पे इंदौर सूरत, तीसरे पे यानी दूसरे पे कोई नहीं है, तीसरे पे है नवी मुंबई विशाखापट्टनम, चौथे पे भोपाल, 5वें पे, 6वें पे देखिए विजयवाड़ा नई दिल्ली, 7वें पे तिरुपति, 8वें पे ग्रेटर हैदराबाद, 9वें पे पुणे, 10वें पे। बाकी यूपी का देख लीजिए इसमें और भी हैं, जैसे शीर्ष 5 स्वच्छ गंगा, कौन से, गंगा शहर 1 लाख से कम में, सॉरी गंगा नहीं, सबसे स्वच्छ शहर 1 लाख से कम में कौन से हैं, सासवाड़ जो महाराष्ट्र का है, पाटन छत्तीसगढ़ का है, लोनावाला महाराष्ट्र का है, कराड़ महाराष्ट्र का है, पंचगनी महाराष्ट्र का है, यानी पाटन को छोड़ के बाकी सारे महाराष्ट्र के हैं, और जो पाटन है दूसरे पे छत्तीसगढ़ का है। छावनियों में देखिए शीर्ष 10 में, तो इसमें 1-2 याद कर लीजिए, मऊ कैंट जो है, मऊ छावनी वो सबसे स्वच्छ है, और दूसरे पे देवलाली, बाकी हटा दीजिए। अब स्वच्छ गंगा शहरों में देखिए, तो देखिए पहले पे वाराणसी, प्रयागराज, बिजनौर, हरिद्वार और कन्नौज, शीर्ष 5 तो याद कर लीजिए। अब देखिए 5 कैसे याद करेंगे, तो देखिए उल्टा चलिए, पूर्वांचल से वाराणसी से इधर वेस्ट की तरफ चलिए तो आएगा आपका प्रयागराज, प्रयागराज से चलिए फिर वेस्ट की तरफ, फिर आएगा बिजनौर, फिर वेस्ट की तरफ चलिए हरिद्वार,
और देखिए कन्नौज इन सबके बीच में स्थित है, ठीक है। तो कन्नौज देखिए टॉप शीर्ष में, बीच में आप 5वें पे जोड़ दीजिए, इन सब के बाद में फिर दोबारा से आप कन्नौज याद रख लीजिए, तो शीर्ष 5 आपको याद हो जाएंगे। आगे देखते हैं सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शीर्ष 10 राज्य कौन से। राज्यों में देखें तो महाराष्ट्र सबसे ऊपर है और एमपी दूसरे पर है, छत्तीसगढ़ तीसरे पर है। तो याद रखिए इस बार महाराष्ट्र टॉप पे है, एमपी दूसरे पे, छत्तीसगढ़ तीसरे पे। आगे देखते हैं, आगे देखिए निम्न प्रदर्शन में कौन है, अरुणाचल प्रदेश सबसे नीचे है, ये आप जानते रहिए इतना। सबसे स्वच्छ राज्य पुरस्कार का दर्जा किसे, महाराष्ट्र को मिला है। किसे मिला है, महाराष्ट्र को। यहाँ देखिए 89 यानी 89.24% जो घर हैं उनमें कचरा संग्रहण और 67.76% में जो स्रोत पृथक्करण से ये आपको मिला है, ये इतना, ठीक है। सफाई मित्र सुरक्षित शहर चंडीगढ़ को दिया गया ये पुरस्कार, सफाई मित्र सुरक्षित शहर। और वाराणसी को सबसे स्वच्छ गंगा शहर का सम्मान मिला है। नोएडा को देखिए 5 स्टार शहर के रूप में सम्मानित किया गया है। स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल है जो कचरा मुक्त शहरों में, नोएडा को 5 स्टार के रूप में सम्मानित किया गया है। और आगे इसमें क्या है, इसका शीर्षक था नया संकल्प है नया प्रकल्प है, ये गायक थे कैलाश खेर। तो ये इतना जानिए। भारत का पहला एक्सरे पोलेरोमीटर उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च हो गया था 1 जनवरी 2024 को। एक्सपोसैट यानी इसको एक्सरे पोलेरोमीटर या एक्सपोसैट भी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। इसका काम क्या होगा, जो ब्लैक होल जैसी जो खगोलीय घटना या रचनाओं के बारे में ये जानकारी उपलब्ध कराएगा, इसमें इतना जानिए। और PSLV C58 के तहत ये लॉन्च किया गया था। तो कौन सा था जो लॉन्च व्हीकल था, वो था PSLV C58, ऐसे लिख लीजिए PSLV C58, इसके तहत इसको लॉन्च किया गया था। इससे एक्सपोसैट का फुल फॉर्म क्या है, एक्सरे पोलेरोमीटर सैटेलाइट, जो पृथ्वी से 650 किलोमीटर निचली कक्षा में स्थापित किया गया। तो बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ ये लास्ट में अभी और भी लॉन्च होंगे, तो जो करंट के रहेंगे उस समय एग्जाम के, वो आप याद रखिएगा, बाकी हटा दीजिए। वेटलैंड या आर्द्रभूमि सिटी प्रमाणन क्या है, ये जनवरी 2024 में केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु मंत्रालय द्वारा वेटलैंड सिटी प्रमाणन योजना हेतु भारत के 3 शहरों के लिए नामांकन प्रस्तुत किए गए, जिनमें मध्य प्रदेश के देखिए इंदौर और भोपाल शहर है, राजस्थान का उदयपुर है। तो ये 3 शहर हैं, इनको याद रखिए, 3 हैं, कौन कौन से, इंदौर और भोपाल और उदयपुर शहर। किसमें, तो ये है वेटलैंड सिटी प्रमाणन योजना, किसके द्वारा शुरू की गई है, तो ये है केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। अमृत धरोहर पहल यानी इसी मंत्रालय के द्वारा चलाई जा रही है अमृत धरोहर पहल, जो रामसर साइटों के संरक्षण मूल्यों को बढ़ावा देने हेतु तो वेटलैंड सिटी प्रमाणन लक्ष्यों के अनुरूप है। यह एक स्वैच्छिक क्या है, मान्यता प्रणाली है, जिसे रामसर कन्वेंशन द्वारा COP 12 सम्मेलन के दौरान उन शहरों को मान्यता देने के लिए स्थापित किया गया था जिन्होंने अपने शहरी आर्द्रभूमि की सुरक्षा के लिए असाधारण कदम उठाए हों। तो ये सारी चीज़ें थी। बाकी देखते हैं और क्या इसमें, और देखिए बाकी इतिहास दिया है, ये थोड़ा सा देख लीजिए। भोपाल में स्थित है भोज आर्द्रभूमि, और देखिए इंदौर में स्थित है सिरपुर झील। तो ये आप निकाल सकते हैं इस तरीके के पॉइंट। इंदौर जो होलकर राजवंश का इतिहास से जोड़ दिया है। बाकी ये देखिए आपको जोड़ना है, सिरपुर झील पूछ सकता है किस राज्य में है या जिले में है, भोज भोपाल में है। अब देखिए उदयपुर में जो शीर्ष 5 आर्द्रभूमियाँ शीर्ष हैं, पिछोला है, फतेह सागर है, रंग सागर है, स्वरूप सागर है, दूध तलाई है। तो ये झीलें हैं। तो झीलें आपसे मैचिंग के लिए पूछता है। और देखिए पूछेगा कहाँ से, जो करंट में आपसे हाईलाइट रहती हैं वही ज़्यादा पूछता है। तो इनको आप साथ में कहीं भी नोट डाउन करते रहा करिए, या फिर बताइए तो इसका क्रीम निकाल के हम लोग 15 से 20 पेजों में आपको दे दें, और साथ ही आपको स्टैटिक पोर्शन भी उसमें जोड़ दें। तो आपको ये चीज़ें कमेंट में बतानी है कि इस अलग हटके कैसे इसको पढ़ना है। पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना में त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। ये 28 जनवरी 2024 को हुआ था। किस किसके मध्य, तो MP और राजस्थान और केंद्र सरकार के बीच में हुआ है। 75,000 करोड़ रुपए की ये संशोधित पार्वती काली सिंध और चंबल लिंक परियोजना है, ERCP इसको शॉर्ट में बोलते हैं। तो इनके मध्य में हुआ है। तो ये देखिए बाकी ये मुख्यमंत्री थे दोनों राज्यों के, और ये जल शक्ति मंत्री थे गजेंद्र सिंह शेखावत। नई दिल्ली में हुआ था ये। और देखिए 26 जिले, मध्य प्रदेश और राजस्थान के 26 जिलों की 5,80,000 से अधिक हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की सुविधा मिलेगी, पेयजल मिलेगा लोगों को। तो ये देखिए 90% तो इसमें जो खर्चा होगा वो केंद्र सरकार देगी, और 10% राज्य सरकार में वहन करेंगे दोनों, ठीक है। और बाकी चीज़ें हटा दीजिए, है ना, कितने जिले दोनों के कैसे क्या है, तो ये ज़रूरी नहीं है आपके लिए। पेंच टाइगर रिजर्व भारत का पहला डार्क स्काई पार्क घोषित किया गया, भारत का पहला है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछा जा सकता है। महाराष्ट्र, देखिए पेंच पहले तो 2 राज्यों में आपका है, महाराष्ट्र और MP में आपका विस्तृत है ये। तो ये आपके महाराष्ट्र में जो पेंच टाइगर रिजर्व है, इसको पहला और एशिया का 5वां, एशिया का याद रखिए, एशिया का 5वां है और भारत का पहला है, ये घोषित किया गया है जनवरी 2024 में। डार्क स्काई पार्क क्या होता है ये जान लीजिए। एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ जो आमतौर पर किसी पार्क या वेधशाला के आसपास होता है। यह कृत्रिम प्रकाश प्रदूषण को सीमित करता है, और इसमें कुछ नहीं है, हटा दीजिए। IUCN द्वारा
IUCN द्वारा पहली बार हिमालयन वुल्फ का मूल्यांकन किया गया है। तो किसके द्वारा? IUCN के द्वारा। और इसे असुरक्षित यानी वल्नरेबल कैटेगरी में इसको रखा गया है। ठीक है, तो ये देखते रहिए, पहली बार हुआ है इसलिए थोड़ा सा जान लीजिए। और क्या है इसमें इंपॉर्टेंट वो देख लेते हैं। IUCN के बारे में देखिए, पहले तो जानना है आपको IUCN का गठन कब हुआ, कमेंट बॉक्स में बताइए। तो हम लोग देखिए इस पर क्या करेंगे, अगर आपका रिव्यू अच्छा मिलता है इस पर ना, तो हर चीज़ को थोड़ा सा उसके बारे में डिटेलिंग करेंगे। IUCN का गठन कब हुआ है आपको बताना है, गठन और मुख्यालय कहाँ है इसका। ये प्री के लिए देखिए खासकर इंपॉर्टेंट होती हैं चीज़ें। तो ये यहीं से तैयार होता है, कैसे स्टैटिक करंट से करना है वो इसी तरीके से होता है। बाकी ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। कुल कितने हैं वो देख सकते हैं। कुल आबादी आकार के आधार पर अनुमानित आबादी 3792 के मध्य है 2275 से इनकी। इन्हें तिब्बती भेड़िया भी बोला जाता है। 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर रहते हैं। आनुवंशिक रूप से ये भूरे भेड़ियों से भिन्न होते हैं। और भारत में देखेंगे तो लद्दाख और पूर्वोत्तर हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति क्षेत्र में पाई जाती हैं ये। आगे देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने तालावीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी है। क्या नाम है इसका? तालावीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट। और ये कहाँ रखी है? उड़ीसा के संबलपुर में। जो नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन है इंडिया लिमिटेड, उसी में ये रखा गया। 3 परियोजनाएं 800 मेगावाट की, यानी कुल 2400 मेगावाट की सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट है तालावीरा। इसकी आधारशिला रखी है। अब कितना क्या है ये ज़रूरी नहीं है, 27,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। तो ये सब देखिए आपसे नहीं पूछा जाएगा। जो इसमें था इंपॉर्टेंट वो आपको बता दिया, इतना ही जानिए। महाराष्ट्र के सांगली जिले में नए अटपाड़ी संरक्षण रिजर्व की घोषणा की गई है। क्या नाम है? अटपाड़ी संरक्षण रिजर्व। जिला कौन सा है? महाराष्ट्र का सांगली जिला है। घोषणा की गई है ये। तो और इसमें ऐसा और नहीं है कुछ, महाराष्ट्र सरकार द्वारा ही किया गया जनवरी 2024 में। इसमें देखिए और तो इतना नहीं है। वृक्षों की प्रजातियाँ 36 प्रकार की हैं, 116 जड़ी बूटियों की प्रजातियाँ, तो ये सब देख सकते हैं। और इसमें खास नहीं। अम्बेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस का उद्घाटन हुआ है आंध्र प्रदेश के उस समय के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने किया था। 206 फीट की है ये, है ना। विजयवाड़ा में किया गया था, स्वराज मैदान में, 19 जनवरी 2024 को विजयवाड़ा में। तो ये इतना याद रख सकते हैं, सबसे ऊंची है, कांस्य की प्रतिमा है ये, है ना। और किस लिए होगी? और इसमें देखिए खास नहीं है कुछ। स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस, राम सुतार इसके मूर्तिकार हैं। बस इतना ही जानते रहिए। आगे देखते हैं, भारत का पहला ग्राफीन केंद्र कहाँ बनाया गया है? तो त्रिशूर, केरल के त्रिशूर में भारत का पहला ग्राफीन केंद्र है। ये देखिए, इनको निकाल के आप ना बाकी चीज़ें हटा दिया करिए। जैसे ये वन लाइनर टाइप ही क्वेश्चन है, पहला ग्राफीन है तो बस इसको हटाइए और यहाँ पे त्रिशूल लिख दीजिए अपने नोट्स जो भी बनाए, शॉर्ट नोट्स, बस इतना, बाकी को हटा दीजिए। ये ग्राफीन आपका, ये किसने? भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के इसने इसे स्थापित किया, इसे करने की घोषणा की है। तो बाकी इसमें ग्राफीन के बारे में जान सकते हैं साइंस में। तो आप विज्ञान में स्टैटिक पोर्शन देखेंगे तो आप ग्राफीन, या तो एक काम करिए कि इसको गूगल कर लीजिए। आपको क्या करना है साथ ही, गूगल करना है ग्राफीन क्या होता है, कैसे क्या है इसका। तो वो चीज़ें, कुछ चीज़ें इसके बारे में जानते रहिए। प्री में आपसे ग्राफीन से पूछ सकता है या कहीं मैचिंग में दे सकता है आपसे, तो इस तरीके से आपसे बना सकता है प्रश्न। भारत और इटली के बीच प्रवासन और आवाजाही समझौते को लेकर एक समझौता हुआ है। आवाजाही को लेकर कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है, प्रवासन और आवाजाही को, भारत और इटली के मध्य। तो ये 27 दिसंबर 2023 का है। अब बस इतना ही जानिए इसमें, क्योंकि अभी पुराना है ये, जब लास्ट में देखा जाएगा तो बस पूरा कवर हो जाएगा इसमें। तो देखिए ये पूरा आपका 1 घंटा भी नहीं लगा, है ना, लगभग 50 मिनट में आपका ये कंप्लीट हो गया। तो ये राष्ट्रीय था, राष्ट्रीय पूरा कंप्लीट हो गया। इस तरीके से देखिए ये जो है, जो स्टार्टिंग के 20 पेज रहते हैं इसके, आप थोड़ा और ये जान लीजिए, 20 पेज जो रहते हैं वो भी इंपॉर्टेंट बहुत होते हैं। उनको आप बार बार पढ़िए, उनको भी कराएंगे, क्योंकि वन लाइनर हैं वो, तो उनको भी कराएंगे। लेकिन ये पहले डिटेलिंग वाला आपका, जैसे आज राष्ट्रीय हो गया, है ना, एक दिन में हम लोग निपटा देते हैं। कल अंतर्राष्ट्रीय देख लेंगे। लेकिन हाँ, आपको बताना है कमेंट में, ज़्यादा से ज़्यादा आपको कमेंट और लाइक करके बताना है कि कैसा लग रहा है, क्योंकि हम देखिए दोनों ही पॉइंट निकालने की कोशिश कर रहे हैं। प्री के लिए क्या इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो दोनों ही आप नोट करते रहिए, क्योंकि अभी देखिए समय है, जून तक तैयारी कर लीजिए करंट की। उसके बाद देखिए जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 महीने का बचेगा। तो 3 महीने का आपको बर्डन नहीं बचेगा लास्ट में, वो आप कवर कर ले जाएंगे। और ये भी बताइए कि इसके MCQs बनाए जाएँ आपके लिए, है ना, इसके सारे MCQs बनाए जाएँ तो किस तरीके से आप चाहेंगे, क्या उनकी व्याख्या भी नीचे दी जाए, MCQs बना के उनकी व्याख्या में सब कुछ ऐड कर दिया जाए, तो इस तरीके से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो ये भी आपको बताना है। देखिए आप कोई भी डिसीजन अकेले लेने से अच्छा है कि आपसे आपकी जो कमजोरियाँ होंगी उनके आधार पर चीज़ों को हमें सुधारने की कोशिश करें। तो वो आप कमेंट में अवश्य बताइएगा। और कोई भी कोर्स लेना हो तो आप इसी नंबर पर संपर्क कर लीजिए, 8527434727। और जो लोग नहीं जुड़े हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस पर बहुत अच्छी चीज़ें मिलने वाली हैं भविष्य में। आपको ये चैनल बहुत कुछ देने वाला है, तो इसलिए आप जुड़े रहिए, औरों को भी शेयर करिए। जो भी आपका फ्रेंड सर्किल है, अच्छी चीज़ों को शेयर करना आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसमें इतना ही, थैंक यू।